इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मिल्टन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो कि टाउन में रहा करता था। दरअसल मिल्टन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला था। कई साल पहले तो उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में मर गई और अब उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। सिर्फ उसकी एक बेटी जिसका नाम स्टेसी होता है वो घर पर आया करती थी अपने फादर को देखने के लिए। लेकिन स्टेसी भी मिल्टन से ज्यादा बात नहीं किया करती थी क्योंकि मिल्टन जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था उसकी आदतें खराब होती जा रही थी। वो तो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से भूल जाता और इसके सारे मेडिसिन के खर्चे स्टेसी ही उठा रही थी। मिल्टन तो हर हफ्ते चला जाता था टाउन की उस हेड काउंसिल में जहाँ पर सभी लोग अपनी कंप्लेंट्स लेकर आते थे। वहाँ पर मिल्टन जजेस से कहता है कि मेरे घर के सामने एक रोड बननी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए काउंसिल के सभी मेंबर्स मिल्टन को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, यानी कि वो उसके इस रिक्वेस्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ अपने घर आने के बाद स्टेसी मिल्टन को दवाइयाँ दे रही थी क्योंकि मिल्टन ठीक से अपनी दवाइयाँ भी नहीं खाता था। हालांकि स्टेसी उसे एक थेरेपिस्ट का नंबर देती है जो उसकी खो रही याददाश्त को ठीक कराने में मदद करेगी। लेकिन मिल्टन कहता है कि मेरी कोई भी याददाश्त खोई नहीं हुई है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं कोई थेरेपिस्ट से नहीं मिलूंगा। स्टेसी भी ज्यादा अपने फादर से इस बात पर बहस नहीं करती और उन्हें दवाइयाँ देकर वहाँ से चली जाती है। मिल्टन हर बार काउंसिल में जाता और अपनी बेइज्जती कराकर वापस आ जाता, लेकिन उसने अपनी रिक्वेस्ट काउंसिल के सामने हमेशा रखी है। अब एक दिन मिल्टन जब अपने घर में मौजूद होता है तो उसे गार्डन में कुछ गिरने की आवाज आने लगी थी। वो जब तुरंत जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ी सी स्पेसशिप लैंड हुई होती है जिसने कि उसके गार्डन की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सारी चीजें देखकर मिल्टन बहुत ज्यादा डर गया और वो डायरेक्टली सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कॉल लगाने लगा। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स स्पेसशिप की बात सुनकर उसका भरोसा ही नहीं करते। वो समझ रहे थे कि मिल्टन की दिमागी हालत खराब है, इसीलिए वो कुछ भी बोल रहा है, तो वो कॉल ही तुरंत डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मिल्टन इस बात से बहुत गुस्सा तो होता है, लेकिन वो इन सारी चीजों को एक बुरा सपना समझ के भूल जाता है। अब वो अगले दिन फिर से काउंसिल के अंदर गया और अपनी वही बात रखी कि मेरे घर के सामने सड़क बननी चाहिए। लेकिन शायद काउंसिल वाले फिर से मिल्टन को निराश कर देते हैं और उसे चले जाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ मिल्टन ये भी कहता है कि आज उसके गार्डन के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप लैंड हुआ था और उसके अंदर से मुझे एक एलियन भी बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया है। पर अभी भी वो सारे काउंसिल के लोग मिल्टन पर कोई भरोसा ही नहीं करते। वो सभी तो हंसने लगे थे मिल्टन की बातों को सुनकर। तभी वहाँ मिल्टन की एक नेबर आती है जो काउंसिल के सामने अनाउंस कर रही थी कि मैंने कुछ बुक्स लिखे हैं जो कि टाउन के बूढ़े लोगों को पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें हौसला मिलेगा और वो कभी भी अकेला फील नहीं करेंगे। काउंसिल इस सारी बातों को अप्रूव कर देती है और अब उस बुक को पूरे टाउन के उन लोगों के पास भेजा जाएगा जो कि अकेले हैं और बूढ़े हो चुके हैं। बाहर मिलते समय मिल्टन को एक सिंगर और वही नेबर आकर कह रही थी कि तुम्हें ये सारी बातें काउंसिल के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे सभी लोगों के मन में एक डर का माहौल बन जाता है। पर मिल्टन कैसे बताए कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि सच में उसके गार्डन में एक स्पेसशिप है और उसमें से एक एलियन बाहर निकला था। मिल्टन जब अपने गार्डन में वापस जाता है तो उसने देखा कि वो एलियन अभी भी वहीं मौजूद है और वो जिंदा था, जिससे कि काफी ठंड लग रही थी। इसीलिए मिल्टन को काफी दया आती है और वो उसे ब्लैंकेट ला कर दे देता है। साथ ही साथ वो उसे पानी भी पिला रहा था, जिसके बाद वो एलियन को घर में आने के लिए इनवाइट करता है। वो एलियन बहुत ही ज्यादा कमजोर होने के कारण वो धीरे धीरे अंदर आ जाता है। मिल्टन ने तो उसे काफी सारा खाना खाने के लिए दिया, लेकिन वो एलियन इतना बोलने के बाद एप्पल का एक स्लाइस ही खाता है, जिससे मिल्टन को लगने लगा कि शायद इस एलियन को एप्पल पसंद है। इसीलिए वो तुरंत ही चला आया सुपरमार्केट, जहाँ पर वो कई सारे एप्पल्स खरीद कर लेकर जा रहा था। उसने काउंटर पर पैसे देते हुए ये कहा कि ये सारे सेब मैं अपने एलियन मेहमान के लिए लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि उसे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। काउंटर पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो तो ये सारी बातें सुनकर एकदम चौंक गया। उसे भी लगने लगा कि शायद मिल्टन पागल हो चुका है और वो कुछ भी बोल रहा है। अब मिल्टन तो सीधा अपने घर पर आ जाता है, जो एलियन से काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था। मिल्टन ने तो उस एलियन को रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया होता है, क्योंकि अपनी बेटी और बेटे के जाने के बाद वो अकेला ही घर में रहता। मिल्टन ने तो एलियन को सारी चीजें बताई जो कि वो पूरे दिन में परफॉर्म किया करता था। वो टीवी देखता, बाहर जाता और बहुत सारा आराम करता। मिल्टन तो उसे अपने फैमिली के भी बारे में बताता है कि मेरी वाइफ कई सालों पहले मर चुकी थी और इन्हीं रीजंस की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। सिर्फ मेरी बेटी है जो मुझे कभी कभी मिलने आती है। वो एलियन को जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी बातों को सुनते जा रहा था। मिल्टन सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और टीवी पर न्यूज चल रही थी। उसमें बताया जाता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों को पता चला है कि पृथ्वी पर एक अनजान सी चीज टकराई है। वो स्पेसशिप हो सकती है या फिर एस्टेरॉइड, इस बात का पता अभी तक नहीं चला है। इसीलिए जिसको भी इस बारे में पता हो वो तुरंत खबर करे। लेकिन मिल्टन इन न्यूज को अच्छी तरीके से देख ही नहीं रहा था।
वो तो कहीं और बिजी होता है। अब वो एलियन धीरे धीरे मिल्टन के पास आ रहा था। देखने से लग रहा होता है कि उस एलियन की हालत पहले से ठीक हो चुकी है, इसीलिए अब मिल्टन उससे कुछ बातें करने लगा और कहता है कि तुम आकर ये डांस देखो, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इससे तुम्हारा मन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब हमें मिल्टन की बेटी स्टेसी दिखाई जाती है जो कि उसे सुपरमार्केट में कुछ खरीद रही थी। तभी वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय स्टेसी को उसके फादर के बारे में बताता है कि वो कह रहे थे कि मैं बहुत सारे सेब एलियन के लिए लेकर जा रहा हूँ। अब वो ऐसा क्यों कह रहे थे इसका तो उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता, लेकिन उसने स्टेसी को बता दिया। अब स्टेसी काफी ज्यादा टेंशन में आ गई कि उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए वो हाफ डे लेकर तुरंत ही अपने घर पर चली गई। वो तो अपने फादर से कह रही होती है कि आप कंसल्टेंट को दिखा दो, जिससे कि वो आपके भूलने की बीमारी पर थोड़ा सा काम कर सकते थे। इस बार मिल्टन अपनी बेटी को हाँ कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी एलियन से मिले, और अब ये बोलते ही स्टेसी वहाँ से चली जाती है। एलियन तो अभी भी सोफे के ऊपर बैठकर टीवी देख रहा था। अब यहाँ थोड़ी देर बाद मिल्टन को उसकी पड़ोसन राइटर का कॉल आता है। वो कह रही थी कि मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं तुम्हारा प्रिंटर यूज कर सकती हूँ कि नहीं। मिल्टन ने तो उस राइटर को कह दिया कि हाँ तुम आकर मेरे घर पे प्रिंट कर लो। जिसके बाद वो राइटर मिल्टन के घर पर आ गई, लेकिन वो जैसे ही एंट्री करती है तभी उसे सोफे के ऊपर वही एलियन बैठा हुआ दिखाई दिया। राइटर तो ये चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, पर मिल्टन उसे समझाता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे घर में एक एलियन रहता है जिसे कि मैं इंसानों की तरह रहने दे रहा हूँ। मिल्टन उसे सारी बातें समझाता है और गार्डन की तरफ लेकर जाता है क्रैश हुई स्पेसशिप को दिखाने के लिए। वो तो राइटर को बता रहा था कि कुछ दिनों पहले ये स्पेसशिप यहाँ पर लैंड हुई और ये एलियन उसमें से बाहर निकला, तब से ही मैं उसे घर के अंदर रख रहा हूँ। राइटर को भी अब मिल्टन की सारी बातें समझ में आने लगी थी, इसीलिए वो एलियन के बारे में किसी को नहीं बताने का डिसीजन लेती हैं। वो दोनों तो उस एलियन के बारे में बात करने लगे थे कि देखने से ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं लगता, इसीलिए हमें इस एलियन को गवर्नमेंट से छुपा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें ये एलियन मिल गया तो वो उसके ऊपर अनजानी तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। दोनों ही इस एलियन के बारे में पूरी चीजें सीक्रेट रखते हैं। अब हमें यहाँ गवर्नमेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दिखाया गया जो पूरी कोशिश कर रहे थे उस स्पेसशिप का पता लगाने के लिए। उनके साथ तो FBI भी जुड़ चुकी होती है, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में उस एलियन और एलियन की स्पेसशिप का अंदाजा लगाना है कि वो कहाँ पर गिरी और कैसे गिरी। मिल्टन यहाँ पर जब सो रहा होता है तभी वो एलियन अजीब तरीके की ड्रॉइंग बनाने लगा था। मिल्टन जब उठकर देखता है तो उस एलियन ने कागज के ऊपर अलग अलग टाइप की बिल्लियों की ड्रॉइंग बनाई होती है। मिल्टन को लग रहा था कि एलियन ने उसके लिए ड्रॉइंग बनाई है, इसीलिए वो उसे देखने चला गया। तभी वो एलियन अपनी स्पेसशिप को ठीक कर रहा था और अब वो पूरी अच्छी कंडीशन में लगता है, क्योंकि अब उसे स्पेसशिप की मदद से अपने प्लेनेट पर वापस जो लौटना है। अब हमें यहाँ पर मिल्टन दिखाया गया जो अपनी बेटी के कहने पर दिमाग के डॉक्टर के पास आया होता है। वो डॉक्टर पूरी तरीके से मिल्टन को चेक कर रही थी और उसके रिपोर्ट्स गैदर कर रही होती है। उसने तो मिल्टन से तरह तरह के सवाल पूछे जिससे कि ये डिसाइड किया जाएगा कि उसे किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन बात इतनी बिगड़ जाती है कि मिल्टन ने तो सारे क्वेश्चंस के बहुत ही गलत गलत आंसर दिए थे, यानी कि उसका रिपोर्ट एकदम नेगेटिव तरीके से जा रहा होता है। अब मिल्टन के घर पर ना होने की वजह से वो एलियन अकेला था, जिसे देखने के लिए अब वही राइटर आ जाती है और वो उसके साथ बैठकर बातें करने लगी थी। राइटर तो उस एलियन को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बताती है कि मेरी बेटी दूसरे शहर में रहती है और उसका हाल ही में एक बच्चा हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने उसके बच्चे को देखा ही नहीं, क्योंकि शायद वो दूसरे शहर में जाकर मुझे भूल गए हैं। इस बात को वो एलियन फील कर पा रहा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ बोला नहीं होता। वहीं अब दूसरी तरफ वो दिमाग की डॉक्टर मिल्टन को कह रही थी कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उसकी बेटी स्टेसी को समझाती है कि अगर इनकी हालत इसी तरीके से रही तो ये कुछ समय में पागल हो जाएंगे, इसीलिए अब इनका ख्याल रखने के लिए या तो एक असिस्टेंट इनके पास रहना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें नर्सिंग होम भेज दो जहां उनके ऊपर हमेशा नजर रखी जाएगी। पर मिल्टन इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर स्टेसी से दूर जाने लगा। स्टेसी उन्हें समझा रही होती है कि ये आपके लिए किया जा रहा है, पर मिल्टन बार बार ना कहता है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। मिल्टन बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर पर आता है तो राइटर उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हारा चेकअप कैसा रहा, पर मिल्टन उसे कोई जवाब दिए बिना ऊपर के कमरे में चला जाता है। ये सारी चीजें वो एलियन भी देख रहा था। अगले दिन मिल्टन उसी एलियन के पास आकर कुछ बातें करने लगा, जहाँ पर एलियन अपनी स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है। मिल्टन तो उस एलियन से सारी बातें शेयर कर रहा था कि कैसे उसकी बेटी उसके ऊपर शक कर रही है। उन्हें लगता है कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। बात ये होती है कि मिल्टन बूढ़ा होने के कारण कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और उसके साथ रहना नहीं चाहता है। इन्हीं सारी चीजों से उदास होकर अब मिल्टन अपने घर में आ गया था, जो अपने बेटे को कॉल करता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है और यहाँ मैं अकेला हूँ। लेकिन हमेशा की तरह मिल्टन के बेटे ने उससे बात नहीं की और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमें
हमें वो सिंगर दिखाई जाती है जो कि लगातार न्यूज देख रही थी। उसने ये चीज नोटिस की कि सरकार अनाउंस कर रही है कि जो भी स्पेसशिप और एलियंस के बारे में बताएगा तो उसे कई सारे इनाम भी मिलेंगे। उस सिंगर को तुरंत ही याद आने लगा कि कुछ दिनों पहले मिल्टन भी एक एलियन और स्पेसशिप की बातें कर रहा था, इसीलिए वो अपना शक दूर करने के लिए मिल्टन के गार्डन में जाकर चेक करने लगी। लेकिन अब मिल्टन ने उसे खुद ही इन्वाइट कर लिया होता है घर के अंदर। डाइनिंग टेबल पर वो राइटर और मिल्टन बैठे हुए थे, लेकिन उनके ठीक सामने वो एलियन भी होता है, जिससे कि वो सिंगर देखकर एकदम चौंक जाती है। वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ऐसे एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। लेकिन अब मिल्टन और उस राइटर ने कह दिया था कि इस एलियन के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि इससे एलियन की जान खतरे में पड़ सकती थी। अगले दिन हमें पता चला कि सिंगर और राइटर ने काफी अच्छी तरीके से उस एलियन को कपड़े भी पहनाए हैं और बड़े प्यार से उसका नाम जूल्स रखा है। दोनों उस एलियन को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। साथ ही साथ वो सिंगर एलियन से काफी सारी बातें भी करती है। सिंगर ने तो उस एलियन को बताया था कि मैं बहुत चाहती थी कि मैं एक बड़ी सिंगर बनूं, लेकिन अब मेरी एज हो चुकी है और आवाज में उतना दम भी नहीं रह गया है, पर मेरा सपना है कि मैं एक दिन सिंगर जरूर बनूंगी। अब हमें यहाँ पर वो राइटर दिखाई जा रही थी जिसने कि बूढ़े लोगों के लिए बुक लिखी होती है। राइटर के पास एक आदमी ने कॉल किया था कि मुझे वो सारी बुक्स अपने ग्रैंडफादर के लिए चाहिए, इसीलिए अब राइटर उस आदमी को बुला लेती है वो बुक प्रोवाइड करने के लिए। दोनों बड़ी अच्छी तरीके से मिलकर बातें कर रहे थे उस बुक के बारे में। अब वो आदमी राइटर से कह रहा था कि मुझे वॉशरूम यूज करना है, इसीलिए राइटर उसे वॉशरूम का रास्ता दिखा देती है। लेकिन यहाँ कुछ देर होने के बाद भी वो आदमी वापस नहीं आता, इसीलिए राइटर जाकर अंदर देखने लगी। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो आदमी तो उसके घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है। राइटर जल्द से जल्द शोर मचाकर सभी को बुलाने चाहती थी, तब तक वो आदमी उसे पकड़कर मारने लगा। मिल्टन तो अभी भी अपने घर में उस एलियन के साथ मौजूद था, पर अब उस एलियन को अपने विजन्स के अंदर पता चल चुका होता है कि राइटर को एक अनजान आदमी मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो किसी से बोल नहीं सकता था, पर वो अपनी दिमाग की शक्ति की मदद से खुद के माइंड सेल्स को उस आदमी के माइंड सेल से जोड़ देता है और अब अपनी थोड़ी सी पावर लगाने के कारण उस दूसरे आदमी का सर ही फट गया था। वो आदमी तुरंत ही वहीं मर जाता है। देखते ही देखते इस घटना के बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे जो कि राइटर से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन राइटर को भी खुद नहीं समझ रहा था कि ये सारी चीजें कैसे हुई। पुलिस वाले भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि इस तरीके से आखिर किसे मारा जा सकता है, इसीलिए अब ये केस पूरी तरीके से FBI के पास चला गया था। वो अच्छी तरीके से राइटर के ऊपर नजर रखने लगे, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद राइटर समझ जाती है कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि उस एलियन जूल्स ने की थी। वो तो तुरंत ही मिल्टन के घर पर जाकर जूल्स को गले लगा लेती है और उसे थैंक यू कहती है। जूल्स इस बारे में कुछ नहीं कहता और हमेशा की तरह शांत रहता है। वो तो लगातार अपनी स्पेसशिप को ठीक करता जा रहा था। अब अगले दिन मिल्टन फिर से सुपरमार्केट चला जाता है जो कि काफी सारे एप्पल्स खरीद रहा था जूल्स के लिए, लेकिन उसकी बेटी सामने आकर कहती है कि आप इतने एप्पल्स का क्या करते हो। हालांकि मिल्टन ने अपनी बेटी को कुछ आंसर नहीं दिया और वहाँ से चला गया। वो तो अपने घर पर आकर राइटर और सिंगर के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आने लगी। वो जब जाकर देखते हैं तो वहाँ एक बिल्ली की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है जिसे कि जूल्स से उठा कर लेकर आया था। इस बात से मिल्टन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि जरूर जूल्स को 7 बिल्लियां चाहिए, क्योंकि वो पेपर के ऊपर भी 7 बिल्लियों की ड्राइंग बनाया करता था। एक बिल्ली की डेड बॉडी तो उसके पास आ चुकी है, यानी कि 6 बिल्लियां और चाहिए। उन तीनों को लगने लगा कि शायद जूल्स का ये किसी टाइप का रिचुअल है जिससे कि वो अपने घर जा सकता है। तो मिल्टन अपनी बेटी को कॉल कर रहा था क्योंकि वो एनिमल डिपार्टमेंट में ही काम करती थी। मिल्टन पूछने लगा कि आखिर मरी हुई बिल्लियों को कहाँ दफनाया जाता है। स्टेसी थोड़ा सा डर गई क्योंकि उसके फादर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उनके ऊपर अब नजर रखने लगी। अब यहाँ इन सारी चीजों के बाद मिल्टन राइटर और सिंगर के साथ निकल पड़ता है बिल्लियों की डेड बॉडी को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि उन्हें एलियन के लिए सिर्फ 6 डेड बॉडीज ही चाहिए बिल्लियों की, जिसे कि वो पूरे टाउन में जाकर ढूंढने लगे। वो तीनों लगातार अपनी गाड़ी से आगे जाते ही रहते हैं, तभी उनका ध्यान भटक गया और सामने एक बिल्ली आकर उसकी कार से लग जाती है। वो बिल्ली तो अब तुरंत ही मर गई थी। अब वो तीनों कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए अब वो मरी हुई बिल्ली को उठाकर अपनी कार के अंदर रखने लगी। लेकिन ये सारी चीजें कुछ FBI ऑफिसर देख रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं समझता कि आखिर ये लोग क्यों बिल्लियों की डेड बॉडीज इकट्ठा करने में लगे हैं। इस बात के बाद उनके ऊपर नजर और भी कड़ी कर दी गई। रास्ते में उन्हें एक और बिल्ली की डेड बॉडी मिलती है, जिसे कि मिल्टन और उसके दोनों साथी अपने पास रख लेते हैं और घर पर आ जाते हैं। अब काउंट करने पर उनके पास 3 बिल्लियों की डेड बॉडीज मौजूद थी, यानी कि उन्हें 4 बिल्लियां और चाहिए। सिंगर तो उनसे कहती है कि मैंने वो जगह स्पॉट कर ली है जहाँ पर बिल्लियों की डेड बॉडीज मिलती हैं, इसीलिए वो मिल्टन को बाकी बिल्लियों की टेंशन छोड़ने के लिए कहती है। सिंगर बहुत ज्यादा मेहनत करके पूरे टाउन में घूमती रही और 3 बिल्लियों की डेड बॉडी को लेकर आ जाती है। अब उनके पास 6 बिल्लियों की डेड बॉडीज थी, यानी कि एक बिल्ली अभी भी बची हुई है।
अब अचानक सिंगर नोटिस करती है कि उनके घर पर कुछ FBI ऑफिसर्स आ चुके हैं पूछताछ करने के लिए। वो तीनों काफी ज्यादा डर गए, इसीलिए वो कुछ रिप्लाई ही नहीं देते, जिससे कि उन FBI ऑफिसर्स को लगने लगा कि शायद घर पर कोई नहीं है, इसीलिए वो वापस चले गए। अब मिल्टन यहाँ पर सिंगर और राइटर को बताता है कि हमें एक बिल्ली की डेड बॉडी चाहिए, इसीलिए मिल्टन ने सिंगर की बिल्ली को मारने का डिसाइड किया क्योंकि वो पहले से ही काफी बीमार थी। सिंगर जब ये बात सुनती है तो वो काफी गुस्सा हो गई और घर के अंदर चली गई, क्योंकि वो उसकी प्यारी बिल्ली थी और वो इस तरीके से कैसे उसे मार दे। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और रोने भी लगती है। राइटर आके सिंगर को समझा रही थी कि मिल्टन ने प्रेशर में आकर ऐसा कह दिया होगा, लेकिन अब जाकर सिंगर उसे समझाती है कि शायद मिल्टन सही कह रहा है। मेरी बिल्ली पहले से बीमार है और मैं उसे ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे मेरी बिल्ली को पहले ही मार देना चाहिए था, वही उसके लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं उसे सफर करते हुए नहीं देख सकती। और अब आखिरी बार सिंगर अपनी बिल्ली को देखती है और उसे बहुत ही आराम की नींद दे देती है, यानी कि उसने अपनी ही बिल्ली को जान से मार दिया था। अब वो एलियन भी आ चुका था जिसके पास 7 बिल्लियों की डेड बॉडीज होती हैं। वो उन्हें उठाकर अपनी स्पेसशिप के पास एक साथ रखता है और उन डेड बॉडीज के ऊपर एक सिल्वर का कपड़ा डाल देता है। अगले मोमेंट में वो बिल्ली की सारी बॉडीज एक साथ कंबाइन होने लगी थी, जो कि एक रेड कलर के डायमंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अब वो एलियन उसी डायमंड को लेकर उसकी स्पेसशिप के अंदर एज अ फ्यूल का यूज करने लगा। ये चीजें परफॉर्म करने के कारण उसकी स्पेसशिप भी अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, जो उड़ने लग जाती है, यानी कि जूल्स अब अपने प्लेनेट पर वापस जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जूल्स जब अपने स्पेसशिप का दरवाजा ओपन करता है तो उसने मिल्टन को भी आमंत्रित किया कि वो उसके साथ चले, क्योंकि मिल्टन काफी अकेला था और उसके पास अपने बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते थे। इसीलिए जूल्स चाहता था कि मिल्टन उसके साथ उसके प्लेनेट पर चले। मिल्टन इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपनी बेटी का कॉल आ गया था, जिसमें कि स्टेसी अपने फादर से माफी मांग रही थी अपने बुरे बर्ताव के लिए। वो तो ये भी कह देती है कि मुझे प्राउड है कि आप मेरे फादर हो और मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मिल्टन ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे समझ में आ चुका था कि स्टेसी उसके साथ हमेशा रहेगी और वो यहाँ पर खुश है। इसीलिए उसने जूल्स को मना कर दिया कि वो पृथ्वी पर ही रहेगा अपने फैमिली के साथ। अब वो सभी लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक FBI ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें स्पेसशिप के चालू होने की आवाज सुनाई देती थी। इसीलिए अब जूल्स सभी को स्पेसशिप के अंदर बैठने के लिए कहता है, जिससे कि FBI ऑफिसर से बचा जा सके। वो जल्द से जल्द उन्हें स्पेसशिप में लेकर हवा में उड़ जाता है कहीं दूर। जब तक वो FBI ऑफिसर्स पहुंचते वो लोग वहां से जा चुके थे। जूल्स शहर के बाहर वाले एक इलाके में स्पेसशिप रोक देता है और तीनों को बाहर निकालता है। मिल्टन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन अब वो तीनों जूल्स को थैंक यू कहते हैं कि भले ही वो कुछ समय के लिए आया था, लेकिन उसका बिहेवियर हम इंसानों के प्रति काफी ज्यादा अच्छा है। मिल्टन तो जूल्स का हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा भी करने लगा। और अब जूल्स भी अपनी स्पेसशिप के अंदर बैठकर कहीं दूर निकल गया था। जूल्स के जाने के बाद भले ही मिल्टन अकेला रहने लगा, लेकिन अब उसके 2 अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो और कोई नहीं बल्कि राइटर और सिंगर होते हैं। वो तीनों तो अब हर समय एक साथ मिला करते और अपने दुख सुख शेयर करते और अपने दुख के बारे में एक दूसरे को बताते, जिससे कि अब मिल्टन बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करने लगा। यानी कि जूल्स की वजह से मिल्टन को 2 अच्छे दोस्त मिल चुके हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।